तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। 19 अप्रैल साल 2008 यानी कायदे से जोड़े तो 4 साल इधर घटा दीजिए, 10 वो और 2, 16 साल पहले की बात है। आज से ठीक 16 साल पहले 19 अप्रैल साल 2008 को दिल्ली में एक जगह लगती है पालम गांव। इसी पालम गांव से पुलिस वालों के पास एक फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब एक घर है और उस घर में 3 लोगों का कत्ल हो गया। अब एक फ़ोन, वो भी साल 2008 में। पुलिस वाले जब ये चीज़ सुनते हैं तो वहाँ से भाग के उस पालम गांव में जहाँ पे कत्ल हुआ था, गली नंबर 9 में, उस गली नंबर 9 में जाते हैं। जाने के बाद उस घर की तरफ जाते हैं। तब तक काफ़ी लोगों की भीड़ उड़ लग चुकी थी। जब घर की तरफ जाते हैं और घर में दाखिल होते हैं तो अंदर देखते हैं कि 3 लाशें पड़ी हुई हैं। एक लाश एक पुरुष की थी और 2 लाश महिलाओं की थी। दोनों को बड़ा बेरहमी से मारा गया था। किसी धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया गया था। जगह जगह कट के निशान थे, पूरे फर्श पे खून फैला हुआ था। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं तो पहले तो यही सवाल आया कि आखिर ये लोग हैं कौन? परिवार में क्या इतने ही लोग थे या फिर और भी कोई सदस्य अभी जिंदा है, कहीं और है? तो जब इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि परिवार में अभी 3 लोग और हैं। जितनी लाशें मिली उनमें से जो एक महिला है, उसका एक पति जिसका नाम नितिन वर्मा, वो और उसके 2 बच्चे। अभी टोटल 3 लोग और हैं। अब पुलिस वालों ने पता किया कि आखिर ये 3 लोग और कहाँ हैं। अब उनसे कांटेक्ट करने की जब कोशिश की गई, उनसे बातचीत करने की जब कोशिश की गई, तब पता चला कि उनका भी एक्सीडेंट हो गया। अभी ये चीज़ पुलिस वाले जब देखते हैं, देखने के बाद हैरान परेशान, किधर 3 लोगों का घर में कत्ल हो गया, बाकी बाहर जो 3 लोग हैं उनका एक्सीडेंट हो गया। तो कहीं ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है मामला। अब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल करनी शुरू की। सबसे पहले नितिन वर्मा से संपर्क किया गया। उनको बताया गया कि आपकी पत्नी, आपके पिता और आपकी माता को किसी ने मार दिया। ये चीज़ जब वो सुनते हैं, सुनने के बाद बेचारे बदहवास, एक तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी जैसे तैसे करके घर पे आते हैं। अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने फादर की जब लाश देखते हैं, देखने के बाद टूट जाते हैं, रोने लगते हैं। पुलिस वाले उनको समझाते हैं, फिर उनको हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, कहते हैं कि अब तो जो होना था हो गया, आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम कातिल को पकड़ें। इधर नितिन वर्मा भी कहते हैं कि साहब चाहे जितनी मशक्क़त हो जाए, चाहे जितनी मेहनत हो जाए, प्लीज़ आप कातिल को पकड़ लीजिएगा। पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की और साथ ही अब नितिन वर्मा से भी पूछा कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो नितिन वर्मा ने बताया कि मैं जा रहा था और मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी थे। तभी अचानक से कुछ लोग आते हैं और आने के बाद मेरे ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले में मेरे जो बच्चे हैं वो भी घायल हो जाते हैं। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं भैया अब तक आपने क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा था कि बताने का मौका भी नहीं मिला और मेरे ऊपर हमला हुआ था, मैं नहीं चाहता था किसी को पता चले, चूँकि इसमें मेरी बेइज्जती भी थी और अभी मैं कंप्लेन वगैरह करूँ उसके बाद वो लोग फिर से हमला करें, चूँकि मुझे पता भी नहीं था कि वो लोग कौन हैं, तो मैंने कोई कंप्लेन इसलिए नहीं की। पुलिस वालों ने कहा कि भाई हो सकता है कि अगला डर गया हो, डरने की वजह से चुप हो गया हो। अब जब पुलिस वालों को ये बात भी पता चली तो उन्होंने फिर 3 कत्ल और 3 लोगों के ऊपर हमले के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछा कि क्या कोई आया था, क्या कोई नहीं आया था, इस परिवार की क्या किसी से कोई दुश्मनी रही है, इस परिवार की क्या किसी से कोई रंजिश रही है। ये तमाम चीज़ें पुलिस वालों ने पता करनी शुरू की। तमाम लोगों के बयान दर्ज हुए, तमाम लोगों से पूछताछ हुई। कई संदिग्ध थे, उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पड़ताल की गई। ये तमाम चीज़ें होती रही, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, लेकिन ना ही कोई सबूत हाथ लगा, ना कोई सुराग हाथ लगा। अच्छा, साल 2008 में एक दिक्कत ये भी थी कि जिस टाइम ये कत्ल हुआ और साल 2008 यानी आज से ठीक 16 साल पहले, तो ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना ही हर जगह कैमरे लगे थे। तो नितिन वर्मा के ऊपर भी जहाँ हमला हुआ, उनके बच्चों के ऊपर भी जहाँ हमला हुआ, वहाँ भी कोई कैमरा वैमरा था नहीं कि कोई तस्वीर कैद हो। उस टाइम सबके हाथों में फ़ोन भी नहीं होते थे कि कॉल डिटेल निकाल ले, लास्ट लोकेशन खंगाल ले, तो ये भी दिक्कत थी। खैर, पुलिस वाले अपने उसी प्राचीन अनुसंधान को करते रहे, जांच पड़ताल करते रहे। ना कोई सबूत हाथ लग रहा, ना कोई सुराग लग रहा, ना ही किसी पे कुछ डाउट हो रहा। बात
आगे बढ़ती चली जा रही, जांच पड़ताल आगे बढ़ती चली जा रही। काफ़ी वक्त गुजर गया। इधर जब काफ़ी वक्त गुजर गया और परिवार वालों से लेके अड़ोसियों पड़ोसियों तमाम रिश्तेदारों दोस्तों यारों से पूछताछ हो गई, सबके बयान दर्ज हो गए, एक तरह से सबको टटोल लिया गया, लेकिन ना ही किसी के पास कोई ऐसी जानकारी मिली, ना ही कोई ऐसा क्लू मिला, ना ही किसी के आने के कोई निशान मिले, ना किसी के जाने के कोई निशान मिले। तो पुलिस वालों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हमसे मिसिंग हो, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कातिल हमारे आसपास हो और उस पर हम डाउट ही ना कर रहे हो। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने सोची तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, एक बार नितिन वर्मा की भी कुंडली खंगाल लेते हैं कि आखिर इसका क्या बैकग्राउंड है। उन्होंने बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया, और जब बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया तब एक और चीज़ पता चली। दरअसल जो नितिन वर्मा था वो किसी लड़की से संपर्क में था, यानी किसी लड़की से उसका नाजायज़ संबंध था, अफेयर चल रहा था। अब ये बात जब पुलिस वालों ने देखी तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस महिला के रिलेटिव ने कुछ किया हो। उसके बाद पुलिस वालों ने अपनी जांच पड़ताल का जो दायरा था उस महिला के इर्द गिर्द घुमा दिया। जांच पड़ताल हुई, महिला का नाम निकल के सामने आया, उसकी फैमिली के बारे में पता चला। अब जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने बताया कि हम तो वहाँ थे ही नहीं। हाँ, इस बात को लेके पत्नी और नितिन के बीच अक्सर झगड़ा होता था, माँ बाप से भी झगड़ा होता था। तो कायदे से पुलिस वाले पूछने गए थे उस लड़की के सगे संबंधियों से, लेकिन यहाँ पता चला कि झगड़ा तो नितिन वर्मा से होता था। तब पुलिस वालों ने कहा कि चलो अब नितिन वर्मा को भी टटोल लेते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने नितिन वर्मा से पूछताछ करी, और जब पूछताछ करी तब फिर लगभग 1 महीने बाद नितिन वर्मा, जो अब तक तमाम जांच पड़ताल में साथ दे रहा था, तमाम जांच पड़ताल में मदद कर रहा था, वो अपना मुंह खोलता है और पूरी मर्डर की कहानी सुनाता है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 2 साल पहले। और दरअसल नितिन वर्मा की शादी हुई थी। शादी होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। इसी दौरान नितिन की ज़िंदगी में एक लड़की आ जाती है। अब लड़की आती है, उसके बाद नितिन उससे बात करने लगता है। उस टाइम तो फ़ोन वगैरह थे नहीं, तो चिट्ठी के माध्यम से सामने से मिलके, कभी कभार मौका मिले तो उसे अपने घर पे भी लेके आए। ये तमाम चीज़ें जब चलती रही तो इसी दौरान नितिन की बीवी और उसके फादर और उसकी मदर को भी इस बारे में भनक लगी। उन्होंने देखा कि उनका बेटा एक तो शादीशुदा, ऊपर से ये तमाम चीज़ें कर रहा। उन्होंने अब विरोध करना शुरू किया। नितिन ने अपनी सफाई दी, लेकिन अब इसी बात को लेके आए दिन एक साइड माता पिता और बहू थी, दूसरी साइड नितिन वर्मा। झगड़ा होने लगा, तकरार होने लगा। कई दिन ऐसा हो कि खाना ना बने, कई दिन ऐसा हो कि हाथापाई हो। ये तमाम चीज़ें चलने लगी तो कहीं ना कहीं अब नितिन वर्मा को भी लगा कि जब तक ये लोग रहेंगे यूं ही परेशान करते रहेंगे, मेरा कुछ हो नहीं पाएगा। तब नितिन वर्मा ने एक प्लान रचा, और इस प्लान के तहत सबसे पहले वो घर के अंदर जाता है और अपने बच्चों को लेके बाहर निकलता है और कहता है कि चलो आज तुमको घुमा लाए। बच्चों को लेके बाहर निकलता है, इसके बाद वापस आता है, अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। जैसे ही पत्नी को मारने पीटने लगता है, सास ससुर बेचारे छुड़ाने आते हैं, उसके बाद उनको भी मारता है, और अंत में एक खंजर निकाल के पहले अपनी पत्नी का गला काटता है, फिर अपनी माँ का गला काटता है, और फिर अपने फादर का गला काट देता है। अब 3 कत्ल ये कर चुका था। अब इसे बचने का तरीका ढूंढना था। ये वापस भाग के फिर से बच्चों के पास जाता है। जाने के बाद उनको एक सुनसान जगह लेके जाता है, और बच्चे जो कि काफ़ी छोटे थे तो उनको एक डरा धमका के उनके ऊपर हमला करता है और बताता है कि ये हमला भूत कर रहा। तो बच्चे अलग डर गए। इधर माँ बाप और पत्नी का कत्ल कर दिया और खुद को ऐसा दिखा दिया कि किसी ने अटैक किया था, और एक उम्मीद थी कि शायद वो बच जाएगा। अब पुलिस वाले पूरी कहानी सुनते हैं, उसके बाद तमाम सबूत इकट्ठा करते हैं, चार्जशीट बनाते हैं। उसके बाद इस चार्जशीट को लेकर अदालत जाते हैं। अदालत में पूरे मामले की सुनवाई होती है। अब जब मामले की सुनवाई हुई उसके बाद पुलिस के जो पीपी थे उन्होंने अपना पक्ष रखा, सरकारी वकील ने। इधर मुकदमे की पूरी पैरवी नितिन वर्मा ने भी ठीक ठाक तरीके से की। दोनों पक्षों को अदालत ने सुना, उसके बाद अपनी अपनी दलीलें दोनों ने दी, तमाम सुनवाइयाँ हुई, तमाम तारीखें मिली, और अंत में पुलिस की चार्जशीट और आसपास के गवाहों के मद्देनज़र में जो नितिन वर्मा है उसे जो अदालत थी उसने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उम्र कैद की सज़ा उसे लोकल अदालत से मिल जाती है। मिलने के बाद अब
कानूनन तौर पे उसे जेल जाना था। नितिन वर्मा को पुलिस और अदालत जेल भेज देती है। वहाँ से वो मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है और साथ ही जमानत की अर्जी लगाता है। हाई कोर्ट उस अर्जी को खारिज कर देती है, चूँकि यह मामला 3 कत्ल का था और खुद के बच्चे के ऊपर भी जानलेवा हमले करने का था। तो अब नितिन वर्मा लगातार जेल में बंद था और वहीं से अपने केस की पैरवी कर रहा था। कभी हाई कोर्ट में उसकी पेशी हो, वहाँ अपने पक्ष को रखे, बताए कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फर्जी फंसाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं नितिन वर्मा को भी एक चीज़ लग रही थी कि जब लोअर कोर्ट में ही उसकी सुनवाई नहीं हुई और वहाँ से उसे सज़ा मिल गई तो हाई कोर्ट से भी सज़ा मिल ही जाएगी। और वक्त के साथ साथ जैसे चीज़ें एडवांस होती जा रही थी, सबूत भी एक्स्ट्रा ही मिल रहे थे, तमाम और चीज़ें मिल रही थी। लड़की की भी गवाही लग गई कि हाँ मुझसे अफेयर था और पत्नी से झगड़ा होता था। तो अब नितिन वर्मा को भी लगने लगा कि अब बात ठीक से बनेगी नहीं। तो एक तरफ तो वो इस जुगाड़ में था कि हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल जाए, वहीं दूसरी तरफ जो नितिन वर्मा था ये चाह रहा था कि कुछ ऐसा जुगाड़ लग जाए जिससे मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो फिर जुगाड़ कैसे लगे? लगातार मुकदमा लड़ता रहा, लगातार सुनवाइयाँ होती रही, लगातार वो जुगाड़ बनाता रहा। काफ़ी वक्त गुजर जाता है, साल 10 साल गुजरते रहते। साल 2019-20 आ जाता है और ये वही टाइम था जब कोरोना आया था। कोरोना शुरुआत में आता है, तमाम लोग बीमार होते हैं। सरकार, कोर्ट कचहरी, कानून सबको यही लगता है, जो डॉक्टर्स थे उनको भी लगता है कि हम संभाल लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब स्थिति खराब होने लगी और लोग मरने लगे और आसपास जितने लोग थे उनसे छुआछूत से फैल रहा था, तो जेल का भी तो वही हाल है। 40 के बैरक में 400 लोग रहते हैं, क्योंकि जब 40 वालों में 400 को डालेंगे तभी जो वीआईपी लोग हैं उनको एक अलग बैरक मिल पाएगी। तो उस वहाँ का खामियाजा इन बेचारों को भुगतना भी पड़ता है, हालांकि बेचारे ही क्या है वो। तो जब ऐसा हाल था तो जो जेल प्रशासन है उसे लगा कि यहाँ तो कोरोना फैलेगा तो कोई बचेगा ही नहीं। तो कोर्ट के आदेश पे फिर ये हुआ कि इन लोगों को पैरोल पे भेज दिया जाए और भेजने के बाद जब टाइम आएगा तो फिर इनको वापस बुला लिया जाएगा। और इसने पैरोल की अर्जी भी लगा दी कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे घर जाना पड़ेगा। अदालत से इसको पैरोल पे भेज दिया गया। अब नितिन वर्मा पैरोल पे बाहर है। पुलिस वालों को कहा गया कि इस पर नज़र रखो, लेकिन कोरोना के टाइम में कौन किस पे कितना नज़र रखे, कौन किस पे कितनी पाबंदी लगाए। लगातार कोशिश होती रही, लगातार लोग कोरोना से परेशान थे, पुलिस वाले भी अपनी जान बचा रहे थे। इसी दौरान नितिन वर्मा को एक आइडिया आता है कि क्यों ना यहाँ से मैं भाग जाऊँ, क्योंकि ऐसा मौका है कि इस बार भागूंगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाऊँगा। पुलिस अभी इसमें बिजी है, उसके बाद कौन बचेगा कौन मरेगा, यहीं से मैं ये र्यूमर भी उड़वा दूंगा कि मैं मर गया। नितिन वर्मा ने प्लान किया और प्लान करने के बाद भाग जाता है। अब वो भाग गया, पुलिस वालों को भी कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। अब पैरोल का 1 साल गुजर गया। अब 1 साल बाद कायदे से जो नितिन वर्मा था उसे वापस आना था। अब इधर जेल प्रशासन इंतजार कर रहा कि नितिन वर्मा वापस आए, आया नहीं। उसने फिर लोकल पुलिस को बताया कि भाई साहब वो आया नहीं। अब लोकल पुलिस ने जब ये बात देखी, उसने कहा कि जाओ घर पे पता करो अपने मुलाजिमों से। वो लोग घर पे जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो है ही नहीं। अब ये चीज़ जब लोकल पुलिस ने देखी तो भाई उसके हाथ पाँव फूले कि ये तो गड़बड़ हो गया मामला। अब उन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया, तमाम लोगों से पूछताछ, तमाम लोगों से पड़ताल, लेकिन इत्तेफाकन किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। वक्त के साथ साथ नितिन वर्मा के ऊपर इनाम भी घोषित हुआ, लेकिन नितिन वर्मा किसी के हाथ नहीं आया। इसके बाद ये मामला जो था इसी साल 2023 में उठा के दे दिया गया क्राइम ब्रांच को। अब क्राइम ब्रांच इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और उसे एक टास्क दिया गया था कि नितिन वर्मा को चाहे जहां से पकड़ के लाओ, क्योंकि 3 मर्डर का वो आरोपी था। अब नितिन वर्मा के बारे में क्राइम ब्रांच ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए और साथ ही पड़ताल की तो पता चला कि कुछ टाइम पहले तक ये दिल्ली में ही था और कहीं बिजनेस करता था। अब पुलिस वाले वहाँ जाते दबिश डालते हैं, पता चलता है यहाँ नहीं है। फिर कहीं और का इनपुट निकलता है, वहाँ जाके दबिश डालते हैं, पता चलता है कि वहाँ भी नहीं है। लगातार अलग अलग जगहों पे दबिश डालते रहे, साल गुजरता रहा, कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अंत में पुलिस वाले भी लगभग हार मान लेते। लेकिन इसी दौरान क्राइम ब्रांच ने एक चीज़ नोटिस की कि काम चाहे जो करे, लेकिन वहाँ पे इसका जो काम था वो सप्लाई वाला ही था और ज़्यादातर जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक के सामान से जुड़ा हुआ था।
और साथ ही एक कॉमन पॉइंट निकाला गया तो पता चला कि जो नितिन वर्मा है वो अक्सर गुवाहाटी जाता था डिलीवरी देने। तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो एक बार गुवाहाटी की सैर कर लें। उसके बाद उन्होंने पता किया कि गुवाहाटी में कहाँ, तो एक लोकेशन निकल के सामने आई। लोकेशन मिली, भाग के पुलिस वाले जाते हैं, दोस्तों से भी पता किया। इत्तेफाक देखिए कितने सालों से उसके पास कोई नंबर नहीं था और नंबर, सिम, ये तमाम चीज़ें चेंज करता रहा। लेकिन इस बार एक ऐसा नंबर था जो ऑन था। क्राइम ब्रांच को नंबर मिला, क्राइम ब्रांच ने फ़ौरन इस नंबर को सर्विलांस पे लगाया। नंबर को जब सर्विलांस पे लगाया तो लास्ट लोकेशन मिली। उसके बाद फाइनली 2 दिन पहले, यानी आज 16 तारीख है, 14 तारीख को क्राइम ब्रांच की टीम गुवाहाटी जाती है। जाने के बाद नितिन वर्मा के सामने खड़ी होती है। लगभग 52 साल उसकी उम्र हो चुकी थी और खड़ी होने के बाद कहती है कि नितिन वर्मा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और तब तक नितिन वर्मा अपना नाम, अपना पहचान, अपना हुलिया सब कुछ बदल चुका था। लेकिन फाइनली इतने सालों बाद नितिन वर्मा को क्राइम ब्रांच गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके अभी दिल्ली लाई है। उससे पूछताछ की जा रही कि भैया तुम कहाँ गायब थे, तुमको छुपाने में क्या किसी ने मदद की थी, क्या किसी का कोई योगदान था। ये तमाम पूछताछ करने के बाद अब इसे जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन आप सोच के देखिए कि एक आदमी, उसने 3 कत्ल किया, वहाँ उसने पुलिस को गुमराह किया, बाहर आया कोरोना के नाम पे, यहाँ अदालत और जेलर को गुमराह किया। उसके बाद 3 सालों तक वो क्राइम ब्रांच को गुमराह करता रहा। तो गजब का इंसान था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।